नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेट मतलब पास ऑन करना, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने की पावर। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। जब वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करता है तो उसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और एग्जीक्यूटिव इस काम को हमेशा लेजिस्लेचर के सबऑर्डिनेट बनकर ही करता है और इसीलिए हम इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 3A के अंदर ये कहा गया है कि लॉ सिर्फ वो एक्ट नहीं है जो कि पार्लियामेंट बना रही है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या कोई भी ऑर्डर पास करती है या प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया जाता है या कोई भी नोटिफिकेशन जारी की जाती है या कस्टम्स एंड यूजेजेस जो कि ऐसे कस्टम्स हैं जिनके की फोर्स ऑफ लॉ जिनके अंदर काम करता है, तो वो सभी चीज़ें लॉ के दायरे में आती हैं। सैलमन जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी लॉज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम पावर द्वारा, जो कि लेजिस्लेचर है वो उस लॉ को नहीं बना रही, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना रही है और उस लॉ की जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी है वो भी लेजिस्लेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो हम दो सेंसेस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को देख सकते हैं। पहला वो पावर जो कि डेलीगेट करी गई, दूसरा उस पावर के थ्रू जो कि एक्ट बना है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने, जो एग्जीक्यूटिव ने जो एक्ट बनाया है उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है जी, पावर भी और एक्ट भी दोनों ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू किया लेजिस्लेचर ने। उसके प्रोविजंस को, उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो पावर दी गई एग्जीक्यूटिव को और एग्जीक्यूटिव ने बनाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके पास जो कि एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके पास ये पावर थी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कौन से ऑब्जेक्टिव को? जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अचीव करना चाहता है। ठीक है जी, तो क्या रीजंस थे डेवलपमेंट के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए? 5 रीजंस थे मेजरली। पहला है लेजिस्लेचर जो है वो ओवरबर्डन हो गया था। भैया 136 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाला हमारा देश है, अलग अलग कल्चर्स हैं, रिलीजन है, कास्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लोगों की डिमांड्स हैं और समाज की और दुनिया जो है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि उनकी जो नीड्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो उन सभी को केटर करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि बहुत समय लगता है एक कानून को बनाने में, तो क्विक डिसीजंस लेने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत थी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो कभी भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम बना करके किसी भी मैटर पे एडवाइस ले सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। मान लो जीएसटी रेट तय कर दिया कि कुछ चीज़ों का, किसी पे 5% है, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28% है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि भैया कुछ चीज़ों में कम करना चाहिए, किसी में ज़्यादा करना चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट जो है कर सकती है ना, अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए या लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए, जो भी पर्पस हो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास होती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ और इवन रूल पास कर दिया भैया, तो ये भी अपने आप में एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशंस में जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, जैसे कि आपका फ्लड्स आ गए आपके, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या कोई पैंडेमिक आ गया जैसे कोरोना आ गया, है ना, तो वहाँ पर आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं, क्विक प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कर सकती हैं और इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर जो है एग्जीक्यूटिव को दी गई और इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ग्रो कर रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो साहब एक एक्ट आया था, दिल्ली लॉज एक्ट 1912। उसके ऊपर 1951 में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या ये जो 3 लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। तो कौन से 3 लॉज थे? पहला था दिल्ली लॉज एक्ट, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा एक्ट और तीसरा था पार्ट सी स्टेट्स लॉज एक्ट 1950। तो पहला जो दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा एक्ट थे उसमें तो ये बात कही गई थी कि जो इंडिया की टेरिटरी में किसी भी और जगह पर अगर कोई लॉ लागू किया जा रहा है, क्या उसको दिल्ली में भी और अजमेर मेरवाड़ा में भी गवर्नमेंट जब चाहे लागू कर सकती है? तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाँ जी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा जो था पार्ट सी स्टेट्स लॉज एक्ट 1950, वहाँ पर ये कहा गया कि पार्ट ए स्टेट्स में जो भी लॉज लागू होते हैं, क्या गवर्नमेंट उनको पार्ट सी स्टेट्स में लागू कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और रिपील कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो मॉडिफिकेशन और रिपील की पावर है ये एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी कि ये लेजिस्लेचर का ही प्राइमरी फंक्शन है जिसको कि डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए
गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी लॉ को मॉडिफाई करे या रिपील करे। तो यहाँ पर जब साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उन्होंने क्लियरली कहा कि बेशक हमारे पास जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो है सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जो एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जब भी हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो जो लेजिस्लेचर है वो अपनी सेकेंडरी पावर्स को ही डेलीगेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमरी फंक्शंस को नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए जो पहले दो लॉज थे वो तो वैलिड थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ लागू करने की बात हो रही थी। जो बाकी लॉज हैं बाकी कंट्री में लागू होते हैं वो वहां पर दिल्ली में, अजमेर में, वाड़ा में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन और रिपील की पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दी जा सकती। तो बात करते हैं साहब एक्सेसिव डेलीगेशन के बारे में कि कब हम ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन जो है वो एक्सेसिव हो चुका है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो सबसे पहला चेक तो हम यही देख सकते हैं कि क्या वो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डेलीगेट कर रहा है, तो वो एक्सेसिव डेलीगेशन होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो ठीक है। इसके अलावा साहब क्या सब्जेक्ट मैटर है जिस एक्ट के द्वारा डेलीगेशन हो रहा है, उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके प्रियम्बल में लिखा गया है, क्या उसके स्टैट्यूट के प्रोविजंस हैं, क्या डिटेल्स हैं उसके अंदर जो दी गई हैं, है ना, या फिर क्या परिस्थितियां हैं, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर वो एक्ट बनाया गया, जिसके थ्रू पावर्स को डेलीगेट किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को जो है बारीकी से जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ये एक्सेसिव डेलीगेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है ना। अगर एक्सेसिव डेलीगेशन है तो इसको हम रद्द कर देंगे। ठीक है जी। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरा करने के लिए, फुलफिल उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने मिड डे मील जो स्कीम थी वो लागू कर दी, है ना, या फिर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को हमने मनरेगा दे दिया। तो ये सारे जो हैं जो स्कीम्स लाई जा रही हैं वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही हैं उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव जो कि लेजिस्लेशन ने खुद बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर ये कुछ ऐसी स्कीम होती जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को ही पलट देती तो ये एक्सेसिव डेलीगेशन होता। ठीक है जी। तो जो रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है उसका मोटिव है लेजिस्लेचर को सपोर्ट करना, ना कि सप्लांट करना या उसको रिप्लेस कर देना और एक पैरेलल लेजिस्लेटिव ऑर्गन के रूप में खुद को डेवलप कर लेना। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है डेलीगेशन का वो ये है कि लेजिस्लेचर का जो भी बर्डन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपरली जो है ठीक से मैनेज करने के लिए, जो भी बर्डन लेजिस्लेचर के ऊपर आ रहा है उसके लिए, उसकी मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव की सहायता ली जा सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का एक पैरेलल ऑर्गन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन और फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। पहला है टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा है डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, तीसरा है ऑथोरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन और चौथा है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। चारों को समझते हैं। पहला है टाइटल बेस्ड, यानी कि अलग अलग टाइटल दिया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस के आउटकम्स को। पहला है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, बाई लॉज होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, स्कीम्स होती हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं या डायरेक्शंस होते हैं, ये सब अलग अलग नाम दे दिए गए हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और इसको हम कहते हैं टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। आगे है साहब डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी एक्ट को लागू करने के लिए, उसको ऑपरेशन में लाने के लिए, है ना, टू ब्रिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा और उसको जो एक्ट को ऑपरेशन में लाना होगा, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं किसी भी एक्ट को लागू करती हैं। इसके अलावा है साहब ऑथोरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब कि जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर रहा है अपनी पावर, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को फर्दर डेलीगेट कर सकता है उन पावर्स को। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं ऑथोरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि एक अथॉरिटी से दूसरे के पास आई, दूसरी अथॉरिटी से तीसरे के पास पावर चली गई, तो ऑथोरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। चौथा है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है नॉर्मल डेलीगेशन और दूसरा है एक्सेप्शनल डेलीगेशन। तो यहाँ पे हम बेसिकली नेचर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके का डेलीगेशन दिया जा रहा है ना। नॉर्मल डेलीगेशन के भी दो पार्ट्स हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव में कुछ लिमिट्स बता दी गई हैं कि भैया आप इस तरीके से डेलीगेट कर सकते हो पावर्स को, और जब पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी कुछ लिमिट्स होंगी जिसके अंदर रहकर ही आपको डेलीगेट करना है पावर्स को। ठीक है जी। दूसरा है नेगेटिव डेलीगेशन। यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है कुछ काम को जो कि डेलीगेट करने के बाद पावर को
जो पावर एक बार डेलीगेट हो गई, एग्जीक्यूटिव के पास पावर तो पहुंच गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम होंगे जो कि उस पावर का इस्तेमाल करके वो नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिकली कुछ काम को अगर हम बता देते हैं कि भैया ये नहीं किए जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेलीगेशन। और अगर कुछ लिमिट सेट करिए, काम सारे हो सकते हैं लेकिन लिमिट सेट कर दीजिए कि इस लिमिट के अंदर ही काम कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेलीगेशन। ठीक है जी। और दूसरा जो पार्ट है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो है एक्सेप्शनल डेलीगेशन, जहां पर कि आप इस तरीके से डेलीगेट कर रहे हो पावर को जिसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। कोई भी कोर्ट एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करेगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्शनल डेलीगेशन, कोई लिमिट ही नहीं है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 372 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो किसी भी लॉ को जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ इन ट्यून हो जाए, और इस जो भी मॉडिफिकेशन की जा रही है प्रेसिडेंट द्वारा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शनल डेलीगेशन, है ना। या फिर किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर ये पावर दे दी जाए कि वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को जब चाहे 3 महीने का नोटिस देकर या 3 महीने की सैलरी देकर उनको निकाल सकती है, तो ये भी क्या होगा, एक्सेप्शनल डेलीगेशन होगा। क्योंकि फिर परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब ही क्या हो गया, अगर कभी भी कोई भी अथॉरिटी निकाल सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सीएमओ या पीएमओ के तरफ से कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी जैसे एलआईसी है, एलआईसी जब चाहे अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को निकाल दे, तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ परमानेंट एम्प्लॉय होने का। तो ये जो है ये एक एक्सेप्शनल डेलीगेशन कर दिया आपने, है ना। तो लेकिन ये वैलिड होता है कई बार, अगर एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए ज़रूरत है तो ये वैलिड होता है। कंक्लूजन साहब इतना ही कह सकते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो इन दोनों ही टर्म्स को, क्योंकि जो लॉ मेकिंग पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती हैं, वो आई हैं लेजिस्लेचर से, और उसी को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये ज़रूरी है क्योंकि लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इतने बड़े देश को संभालने के लिए, उसकी नीड्स के हिसाब से लॉज को बनाने के लिए, लॉज में मॉडिफिकेशंस करने के लिए। इसलिए कुछ बर्डन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दे दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया है। तो लेकिन ये डिक्टेटर ना बन जाए आने वाले समय में, इसलिए उसकी जो पावर्स हैं उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लिमिटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेचर द्वारा भी और जुडिशरी द्वारा भी, एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक सुपरविजन होना चाहिए, है ना, एक लिमिट होनी चाहिए। इस लिमिट के साथ अगर वो कोई भी काम कर रही है लोगों के भले के लिए, जो है एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, तो करने दो ना, क्या दिक्कत है ना। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।